ठीक है। स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन मतलब एक जगह है, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स में जब आपका यूएसए में ये मीटिंग होती है, तो ब्रेटन वुड्स में क्या होता है, दो संगठनों का जन्म होता है, एक तो आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। इसीलिए आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। कार्य इसने अगले वर्ष से शुरू किया था 1945 से। कुल सदस्य इसमें 189 है, और वर्तमान में अध्यक्ष भारतीय अजय बंगा हैं इसके, ओके। यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, कैसी कंट्रीज को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आईएमएफ जो होगा वो विकसित देशों को भी अगर पैसे की जरूरत है तो वो डेवलप कंट्रीज को भी देगा, और आपका किसको, डेवलपिंग को भी देगा। तो डेवलपिंग कंट्री होने से क्या मतलब होता है, यानी कि अभी विकसित नहीं है और विकास की तरफ अग्रसर है। अगर मैं बोलूं भारत से, आप भारत को विकसित देश कहना चाहेंगे या फिर एक विकासशील देश कहना चाहेंगे। आप कहोगे भैया कुछ दुनिया में कुछ ही देश विकसित हैं, जिनमें से जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस आदि देश प्रमुख रूप से आपका क्या माने जाते हैं, जो G8 की कंट्रीज पहले हुआ करती थी उनको विकसित देश माना जाता है, और बाकी विकासशील देश। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए, विश्व बैंक के सदस्य कैसे बने, इसके लिए आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी है। मैं आपसे पूछूंगा हमेशा, वर्ल्ड बैंक की सदस्यता के लिए कौन से एक संगठन की सदस्यता पहले लेनी पड़ती है। यानी आप समझ गए होंगे, जितने भी देश आपका वर्ल्ड बैंक के सदस्य होंगे वो सब आईएफसी के सदस्य भी होंगे, ठीक है। विश्व बैंक समूह कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है, 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसमें, 5। कौन कौन से 5 है उनको जानेंगे, सिर्फ नाम जान लेना। देखो बहुत बार दिल्ली पुलिस 2017, दिल्ली पुलिस 2020 में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी ये पुराना नाम है आपका वर्ल्ड बैंक का। तो पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको हमेशा लिखना इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपका पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, आईबीआरडी। स्थापना इसकी 1944 में हुई, सदस्य इसमें 189 है। आईएफसी का सदस्य बनना पड़ता है वर्ल्ड बैंक के लिए, इसमें सदस्य 189 है, आईएफसी हो गया। एक अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, आईडीए है, जो विकास योजनाओं के लिए, वित्त के लिए, विकास के लिए। और चौथी बात है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, यानी सभी देश जो अपना निवेश कर रहे हैं उनके लिए गारंटी एजेंसी है। स्थापना 1988 में हुई, इसका नाम है मीगा, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा। इनके सिर्फ नाम जानने हैं, इनके स्थापना वर्ष नहीं याद रखने हैं ना। भारत इसका सदस्य शुरुआत में नहीं था, 1994 में इसका सदस्य बना। और पांचवा है इक्सिड, यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के विभिन्न देशों के बीच में कोई भी विवाद होगा उसको वर्ल्ड बैंक की शाखा इक्सिड सॉल्व करेगी, ठीक है। भारत इसका सदस्य नहीं है। तो आप क्या बात समझ गए, यानी वर्ल्ड बैंक के जो चार ऑर्गन्स हैं उनका मेंबर भारत है। आपको ये एक बात याद रख लेनी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड बैंक के किस अंग का हिस्सा भारत नहीं है, तो आप कहेंगे इक्सिड का हिस्सा नहीं है। क्या बताया मैंने, एक पार्ट तो है इसका आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए, और एक है आपका मीगा यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और एक है आपका इक्सिड। तो ये 5 सिर्फ नाम याद रख लेने हैं। भारत इसका सदस्य है, जी भैया, इसका हाँ जी, इसका हाँ जी, इसका, लेकिन इक्सिड का सदस्य भारत नहीं है, ओके। और मैं आपसे पूछूं, वर्ल्ड बैंक की सदस्यता लेने के लिए सबसे पहले किसका मेंबर होना पड़ेगा भैया, आईएफसी का, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का, यानी इसमें जो सदस्य होंगे वो वर्ल्ड बैंक के बराबर होंगे, ठीक है। भारत इन सब का इनकी स्थापना के समय सदस्य था, लेकिन मीगा का सदस्य भारत बना है 1994 में। ये छोटा सा ये इनपुट याद रखना है, इंडिया 1994 में क्या बना था इसका, 1994 में भैया भारत को हम विकासशील देश में याद रखेंगे। भैया इनके ईयर याद नहीं रखें तो काम चलेगा, हाँ इनके वाले, बाकी हर संस्था का ईयर तो याद रखना है, ओके। इनके आप ईयर छोड़ सकते हैं। विश्व बैंक में देखो मैंने पूछा पैसा कहां से आता है, तो सबसे ज्यादा जो आपका 60.41% है वो अमेरिका का पैसा लगा हुआ है,
यानी अमेरिका, अब जैसे इंडिया को पैसा लेंगे वर्ल्ड बैंक से, तो इंडिया ने पैसा लिया वर्ल्ड बैंक से, तो वर्ल्ड बैंक में जो पैसा भारत ने, मान के चलो भारत ने ले लिया यहाँ से 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है, अपनी किसी विकास योजना के लिए। तो उस 1,000 करोड़ में अमेरिका का कितना हिस्सा था? 16%। और 16% का मतलब क्या हो गया आपका? लगभग आप कहेंगे भैया 160 करोड़ रुपए लगभग वो अमेरिका के आए। तो भारत जब इसको लौटाएगा, भारत लौटाएगा कि भाई ब्याज के साथ में भारत ने लौटाए इसके, मान के चलो 1,050 करोड़ रुपए, यानी 50 करोड़ रुपए इंटरेस्ट हमने दे दिया। तो वो 50 करोड़ इंटरेस्ट में से आप कह सकते हैं लगभग 4 करोड़ हिस्सा बनेगा। 50 करोड़ इंटरेस्ट आया ना, और 50 करोड़ में 16% किसका है? वो अमेरिका का है। यानी 4 करोड़ तो अमेरिका ने यूं ही कमा लिया, और पूरी दुनिया में ये पैसा जाता है। तो विकसित देश और मजबूत होते चले जाते हैं अपने पैसे से। इसके बाद जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, आप देख रहे हो ये सब विकसित देश है। मैंने आपको बताया जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस। देखो इन्हीं की शेयरधारिता आपको दिखती है। शेष शेयर अन्य देशों के साथ में विभाजित है। भारत का भी हिस्सा है इसमें, लेकिन बहुत ना के बराबर हिस्सा है, ठीक है। ऐसा ही एक संगठन मैंने बताया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बना था, आईएमएफ, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी, अर्थात मुद्रा, फंड माने की कोष। आईएमएफ 1945 में 29 देशों के साथ में शुरू हुआ। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक का कहाँ था? उसका भी यहाँ पर है, दोनों जुड़वा बहन हैं। आईएमएफ की एक मुद्रा है, आईएमएफ कंट्रीज की एक करेंसी है जिसको बोलते हैं एचडीआर। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी कि विशेष आहरण अधिकार। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एचडीआर जो बास्केट है, जिसको एचडीआर बास्केट यानी कि जिसको हम गोल्डन पेपर कहते हैं, तो आपको कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा है जो गोल्डन पेपर में शामिल नहीं है? गोल्डन पेपर में, जी। तो भैया वर्ल्ड बैंक तो साहूकार, अमेरिका तो साहूकार हो गया। जी भैया हरशरण सिंह एकदम ठीक कह रहा है, एकदम आपने ठीक कहा है दोस्त। तो क्या बोलेंगे? कुल सभी को ऋण प्रदान करता है। इस बात का मतलब क्या है कि भैया डेवलप कंट्रीज को भी देगा, विकसित देशों को भी पैसा की जरूरत है, और डेवलपिंग कंट्रीज अर्थात विकासशील देशों को भी पैसा देगा, यानी विकसित भी और विकासशील दोनों देशों को। लेकिन वो किसको देगा? वर्ल्ड बैंक सिर्फ और सिर्फ भैया वो विकासशील देशों को। तो जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, यानी कि जो करेंसी है आईएमएफ की, वो इस पे 5 मुद्राओं से बनती है। डॉलर यूएसए का, पाउंड, डॉलर आपने देखा होगा, ठीक है। पाउंड बताएंगे, पाउंड देखा है क्या? रेनमिनबी, येन, जापान, यूरो, ठीक है। यूरो कुछ इस तरह की करेंसी होती है। आपका येन की अगर बात करते हैं, कुछ इस तरह की करेंसी है ना। पाउंड का साइन आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो ये कैसी करेंसी? रेनमिनबी चाइना की है। तो इन पांच से मिलके बनती है आपका क्या? गोल्डन पेपर। आईएमएफ का सदस्य बनने के बाद में ही आईबीआरडी की सदस्यता मिलती है। तो पहले किसका मेंबर बनना पड़ेगा? देखो वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए किसका सदस्य होना जरूरी है? आईएफसी का। और आईएमएफ का सदस्य बनने के लिए आईबीआरडी का। प्रमुख इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। इसकी एमडी आपका क्या बोलोगे? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ही है। आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ, प्रथम भारतीय बनी थी ये, ठीक है। 191वां सदस्य, जब कभी भी नया मेंबर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होगा, तो आपने शायद इसको करंट अफेयर्स में पढ़ रखा होगा। ये करंट अफेयर्स का मुद्दा है कि लिंकटेस्टीन जो है आपका, लिंकटेस्टीन इसका 91वां यानी 191वां सदस्य बना है। क्या भारत के पास अभी भी कर्ज है भैया? जी बहुत कर्ज है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमसे भी ज्यादा कर्ज चाइना के पास में है। जब भाई दो हम लोग विकासशील देश में आते हैं, तो हम लोगों को विकसित होने की तरफ पैसे की जरूरत होगी या नहीं होगी अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए? बताएं आप भैया जी। फिर भारत को विकसित भारत क्यों कहते हैं? नहीं, कोई नहीं कहता। ये क्या बात हुई? भारत विकासशील है, अभी हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और विकास का पैमाना इसी से तय होता है कि हमने अपने देश की प्रगति के लिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अनुपात में हमारे पास में कर्ज कितना है। जितना वो कर्ज कम होगा और जितने हमारे आर्थिक स्थिरता हमारी होगी, आर्थिक रूप से हम मजबूत होंगे, तब तब हम विकास की ओर जाते रहेंगे, ठीक है? भैया चाइना की करेंसी को युआन भी कहते नहीं बच्चा, अब नहीं कहते। युआन पहले नाम हुआ करता था।
तो चाइना ने अपनी करेंसी का नाम बदल लिया और चाइना ने अपनी करेंसी का नाम युआन से बदल करके रेनमिन कर दिया है। अब नहीं कहते हैं युआन। ओके। विश्व व्यापार संगठन WTO, WTO, ठीक है बोलेंगे। विश्व व्यापार संगठन, भैया अमेरिका के ऊपर भी तो ब्रिटेन का राज था, फिर वो आपका विकसित कैसे हो गया? देखो दोस्त, विकसित किसी भी देश के विकसित होने के लिए वहां पर जरूरत होती है जो इंडस्ट्रीज का रिवॉल्यूशन होता है, औद्योगिक क्रांति जहां जितने अच्छे स्तर पर होगी, जैसे यूरोप में हुई, तो यूरोप में बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज लगाने में आगे रहे, आज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे हैं। आपने देखा चाइना भारत के बाद में आज़ाद हुआ, अमेरिका तो खैर बहुत पहले आज़ाद हो गया था 1776 में, भारत से अगर तुलना करें तो लगभग 250 वर्ष पहले आज़ाद हो गया। लेकिन आप एक बात देखोगे, चाइना तो हमसे बाद में आज़ाद हुआ। चाइना आज पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग का 1/4 चीज़ों को प्रोडक्शन कर रहा है, हर चीज़ बेचते हैं वो, हर चीज़ बनाते हैं। तो इंडस्ट्रीज जहां पर जितनी मजबूत होंगी वो देश विकास की तरफ उतना आगे जाएगा। आज अगर हम वास्तविक रूप से भारत और मतलब भारतीय होने के नाते ना तुलना करें, लेकिन हम वास्तविक पैमाने पर भारत और चीन की तुलना करते हैं तो चीन प्रोडक्शन में पूरी दुनिया का 1/4 कर रहा है, वहीं हम प्रोडक्शन में पूरी दुनिया का 1/5 कर रहे हैं। कितनी बड़ी आप देख सकते हैं कि एक अंतर है। तो आप कहेंगे जी भैया, क्योंकि इंडस्ट्रीज जहां ग्रो करेंगी, इंडस्ट्रीज जहां पर ग्रो करेंगी वो उतना ही आगे बढ़ेगा। ओके। विश्व व्यापार संगठन WTO, पूरी दुनिया में व्यापार होता है, सभी देश आपस में व्यापार करते हैं, यस और नो? बताएं जी। आप कहेंगे जी भैया व्यापार करते हैं, ठीक है भैया, पैसा चुकाने की अवधि होती होगी ना कि कितने दिन में पैसा चुकाएंगे, तो आप सोचिए ये तो होगा ही भाई, आप ब्याज देंगे ना आप, वो तो ये कहेंगे इंटरेस्ट देते रहिए, मत दीजिए पैसा है? विश्व व्यापार संगठन 1947 में, इसका देखो बैकग्राउंड समझो, एक संगठन बना था भारत की आजादी के समय, वैश्विक रूप से था, भारत में नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। 1948 में ITU को गाट कहा जाने लगा। गाट का मतलब क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ट्रेड का मतलब व्यापार और टैरिफ का मतलब उस व्यापार पर जो टैक्स लगते हैं। उरुग्वे राउंड मतलब उरुग्वे जो देश है वहां पर ये आपका मीटिंग हुई, 1986 से 1994 तक ये राउंड चला। इसकी समाप्ति के बाद में एक मैराकश ट्रीटी हुई और मैराकश ट्रीटी के तहत 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। यानी ये WTO का बैकग्राउंड है दोस्त, ये आपको समझना है क्या है ये WTO का बैकग्राउंड। देखो समझो, मतलब WTO बना 1995 में, लेकिन उससे पहले 1947 में क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। अगले वर्ष वो बना गैट, उसको रिफॉर्म किया गया। क्या बोला आपका, मैंने क्या बताया था आपको? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। फिर इसके बाद में उरुग्वे में बहुत सारी वार्ताएं चली और आज वाला जो WTO है, आज इसको WTO के नाम से हम जानते हैं। इसी ट्रीटी के बाद में ये 1 जनवरी 1995 को WTO बना। क्यों बॉस? हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। ऐसे याद कर सकते हो, व्यापार में, व्यापार जो होता है जानलेवा होता है, उसमें जोखिम ज्यादा होता है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, जेनेवा किस देश में है? जेनेवा एक शहर है। मेरा आपसे प्रश्न है भैया अभी देश में आपका फेडे के चैंपियन बन गए डी गुकेश, हाँ जी, 18 वर्ष की उम्र में। आज देश के लिए बड़ी उपलब्धि की बात थी। ओके क्या बोलेंगे? हेडक्वार्टर जेनेवा में। प्रमुख कौन है? नोगोजी ओकोंजे इवेला। नोकोजी ओकोंजे इवेला, ये ताई जी, और ताई जी जो है याद रख लेना, ये पहली महिला और अफ्रीकी बनी। यानी आज तक WTO की कोई भी चीफ महिला नहीं थी और अफ्रीकन भी कोई व्यक्ति नहीं था। नोगोजी ओकोंजो इवेला, एक याद रख लेना नाम, नोगोजी, पूरा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 164 कंट्री हैं और 164वां देश जो है वो अफगानिस्तान है। 23 पर्यवेक्षक देश। देखो पर्यवेक्षक देश जो होते हैं स्थायी नहीं होते हैं, इनको बोलते हैं ऑब्जर्वर कंट्रीज। ऑब्जर्वर कंट्रीज से क्या मतलब होता है? लिखना मेरे शब्दों को आप एक बार। ऑब्जर्वर कंट्रीज से मतलब होता है कि जो पर्यवेक्षण के लिए होते हैं, पर्यवेक्षण के लिए मतलब कि चीज़ों को देखने के लिए कि भाई वर्किंग सही तरीके से है या नहीं है, यानी इसके जो मूल उद्देश्य थे WTO के बनने के वो पूरे हो भी रहे हैं या नहीं, कोई देश इसमें पार्शलिटी ना करे, इसीलिए पर्यवेक्षक देश बार बार बदले जाते रहते हैं, बार बार भारत 1947 में गैट तथा, देखो गैट हालांकि 1948 में है, 1947 में क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन।
आईटीयू, गेट तथा डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य बना था। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा यूनियन का अर्थ क्या होता है। देखिए, यूनियन का अर्थ होता है संघ। यानी यूरोप के कुछ देशों ने बोला कि भाई हम आपस में, यूरोप के देश अपने आप को वैश्विक पटल पर बहुत आगे ले जाने के लिए एक संघ बना लेते हैं, ग्लोबली एक संघ बना लेते हैं और उसमें स्वागत होगा। तो यूरोपियन यूनियन जो बनी, जिसमें आप देख रहे होंगे ये 12 स्टार हैं। एक बार तो क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूरोपियन यूनियन के लोगों में कितने तारा हैं। कितने तारा हैं? इसमें 12 तारे हैं। विचार 1958 में, लेकिन स्थापना इसकी हुई है 1993 में, तो ये याद रखना है। आपसे कभी भी पूछेगा यार मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप सब लोगों को डिस्टरबेंस होता होगा, उसके लिए रियली सॉरी। चलो, मतलब तबीयत ठीक होने की तरफ है, खराब से ठीक होने की तरफ जा रही है, तो है ना, काम चलाने लायक स्थिति है। बाकी सॉरी किसी भी डिस्टरबेंस के लिए। भैया जेनेवा स्विट्जरलैंड में, बहुत ठीक कहा। अतुल सुभाष मोदी के बारे में क्या कहेंगे? कल भी मैंने आपसे कहा दोस्त इसके बारे में। आप जानते हैं पूरे देश में मुद्दा फैला हुआ है कि उन्होंने अपनी सुसाइड से पहले वीडियो बनाई, है ना, और मतलब उसमें क्रिटिसाइज किया गया बहुत सारी चीज़ों कि हम सबका दोस्त, अगर मैं आपसे बात करूं छोटे से शब्दों में कि मेरी आप सब लोगों को क्या शिक्षा इस पे होनी चाहिए। देखो, मेरा मानना ये है कि जब आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति को भी स्वतंत्रता देना सीखिए, जिस तरह की स्वतंत्रता आप चाहते हैं। आप चीज़ों को मतलब थोपिए मत किसी के ऊपर। उन्होंने अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया, भारत की न्यायपालिका को जिम्मेदार ठहराया कि यहाँ पर कितना डिले होता है, लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह और सभी विचारणीय हैं, सब पर विचार करना भी चाहिए। कल को आप में से शायद कुछ लोगों की ही अभी शादी हुई होगी, भविष्य में आप लोगों की भी शादी होगी। तो जब दोस्त, दो तरह की शादियां हिंदुस्तान में होती हैं। एक तो आप जिन्हें जानते हैं उनसे शादी करें। एक आप ये है कि जैसा इंडिया में अरेंज मैरिज का भी कल्चर है कि आप जिन्हें नहीं जानते उनसे आप शादी करें। दो ही तरह के विवाह होते हैं, है ना। एक तो आप जिन्हें जानते हैं, एक आप जिन्हें नहीं जानते। अब ऐसा नहीं है कि जिन्हें आप जानते हैं उनके साथ आपका रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि परिस्थितियों और समय के हिसाब से मनुष्य के मानसिक रूप से उसके अंदर परिवर्तन होते हैं। ठीक है। और जो आप ना चाहते हुए शादी करेंगे, मतलब ना चाहते हुए का मतलब जिन्हें आप जानते नहीं है, चाहते तो आप होंगे तभी तो शादी होगी, तो वहां भी चांसेस ऐसे ही हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज भी टूटती हैं और लव मैरिज भी टूटती हैं। लव मैरिज के बहुत सफल उदाहरण भी हैं और अरेंज मैरिज के बहुत सफल उदाहरण भी हैं। अब चूंकि अरेंज मैरिज ज्यादा हुई हैं इस देश में, तो सफल और विफल उदाहरण भी अरेंज मैरिज के ज्यादा होंगे। भाई, जो चीज संख्या में ज्यादा होगी उसी के एग्जाम्पल ज्यादा होंगे ना किसी भी तरह के। लव मैरिज देश में कम हुई हैं, हालांकि अब तो लाखों में होती हैं हर वर्ष। ठीक है। तो वहां पर मतलब अभी उस कंपैरिजन में रेशियो कम है। कहने का मतलब है गारंटी नाम की तो कोई चीज इसमें है नहीं। तो भैया फिर रिश्ता कैसे अच्छा चलता होगा? रिश्ता चलता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। आप किसी को सप्रेस ना करें, ना लड़की को ना लड़के को। आपकी कल शादी होगी, लड़की होगी, तो ऐसा ना हो कि अनावश्यक दबाव आप लड़के के ऊपर बनाएं। आप लड़के हैं, आपकी शादी होगी, तो अनावश्यक दबाव आप लड़की के ऊपर ना बनाएं, बल्कि एक दूसरे का साथी हमको बनना होता है कि हम कैसे लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम खुश हो सकते हैं। तो वो मुस्कुराहट की वजह क्या हो सकती है? अब अतुल सुभाष मोदी आपने देखा कि उन्होंने बड़े शांत तरीके से हर चीज पर प्रश्न चिन्ह उठाया, और मेरे हिसाब से सुसाइड एक लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है। कोई व्यक्ति जब बोलते हैं ना, मतलब कि आंतरिक रूप से बहुत टूट जाता है, तो आंतरिक रूप से कोई ना टूटे, ये जवाबदेही आपकी है कि आपके परिवार का कोई सदस्य ना टूट पाए, उसको ताकत आप दें, ना कि उसको कमजोर करें। ठीक है। क्योंकि दोस्त, मेरा मानना यह है कि परिवार सबसे बड़ी चीज है। आपकी सुरक्षा, आपकी सुख और आपका दुख, इस सब में जो सबसे पहले प्राथमिक आपके साथ हमेशा बिना किसी स्वार्थ के जो रहता है वो फैमिली होती है। तो उसके बारे में आपको देखना चाहिए कि परिवार का कोई सदस्य बहुत परेशान तो नहीं है, तो उसके लिए ताकत बनिए। माँ बाप को बच्चों की ताकत बनना चाहिए, बच्चों को माँ बाप की, क्योंकि यार कहीं माँ बाप भी तो परेशान नहीं है।
वो भी तो परेशान होते होंगे आपके बारे में सोच के कि आप कब सफल होंगे। तो आप वो ताकत उनको दिखाइए, आप महसूस कराइए उनको, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, तो उन्हें लगेगा कि यार मेरा बेटा मेहनत कर रहा है। अब आप दिन रात भर बाहर घूम रहे हो दोस्तों के साथ में, तो उनकी जो परेशानी है वो बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि आप उनको कमजोर कर रहे हैं, आप अपने परिवार के सदस्यों को कमजोर कर रहे हैं, उनको ये एहसास करा के कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। लेकिन जब वो आपको देखेंगे आप घर में बैठ के अध्ययन कर रहे हैं, आप घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं, तो उनको एक ताकत मिलेगी। उनको लगेगा कि हाँ यार ठीक है, कल नहीं सफल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसने मेहनत की है। तो वो आपस में बॉन्ड हो जाता है, तो रास्ता निकलता है, फिर कुछ और कर लेंगे, कुछ ये नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो कमजोर महसूस आपकी वजह से नहीं करना चाहिए। ये आपकी नैतिक बोलते हैं ना, ये मोरल ड्यूटी है, आपकी नैतिक कर्तव्य है। क्योंकि फिर हम इंसान नहीं है। ठीक है, बाहरी परिवेश में भी हमें लोगों को खुश करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो अगर आप परिवार में ही लोगों को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो बाहरी लोग कैसे खुश होंगे। तो सारी बात ये है ना। उससे अच्छा है कि आपको लग रहा है कि आप अपने रिलेशन को नहीं निभा सकते तो शादी मत करिए। उसके लिए पहले स्ट्रांग हो जाइए कि मैं उतना कैपेबल हूं। और मेरे हिसाब से जब व्यक्ति को कैपेबल हो जाना चाहिए तभी शादी करनी चाहिए, तब वो उन जिम्मेदारियों के बोझ को उठा पाए, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो आर्थिक हो। तो वो मैच्योरिटी एज की उम्र की भी आपके अंदर होनी चाहिए, आर्थिक रूप से भी आप मजबूत होने चाहिए। ओके। और मैंने ये समझाने का प्रयास किया है, समझ पाएंगे तो अच्छी बात है। तो क्या बोलेंगे, यूरोपियन यूनियन 1993, इसमें सदस्य देश आपका 27 है, हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में। इन लोगों ने अपनी एक करेंसी भी चलाई यूरो, आप जानते होंगे बहुत सारे देशों की करेंसी है यूरो। यूरो इन्होंने 2002 में चलाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर जो है वो यूरो को अपनाते हैं, सिर्फ 20 देश यूरो को अपनाते हैं, और 20वां देश बना है क्रोएशिया। यहां पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अगर क्रोएशिया ने यूरो को अपनाया है तो यूरो से पहले इसकी कोई करेंसी रही होगी, तो कौन दोस्त बता सकता है क्रोएशिया की पुरानी करेंसी क्या थी? बोलेंगे अभी फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार भैया। मैं आपको पहले अच्छा इंसान समझता था और फिर आप भी भाजपा समर्थक निकले। ये बड़ी कमाल की बात तुमने कह दी दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आप में से किसी बच्चे को से कभी कहा कि भाजपा को वोट दे दें आप? समर्थक का तो मतलब वही होता है। हम्म। अच्छा ये दूसरा पैमाना बात करते हैं, अच्छे इंसान होने का मतलब ये होता है कि जो भाजपा के समर्थक है वो अच्छे इंसान नहीं है। अब ऐसे मान के चलो जो भाजपा के समर्थक है वो कहें कि भाई समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो अच्छे इंसान नहीं है। फिर समाजवादी पार्टी के समर्थक ये कहें जो आपका आजाद समाज पार्टी के लोग हैं वो अच्छे इंसान नहीं है। फिर वो बोले जो कांग्रेस वाले, जो कांग्रेस के समर्थक है वो अच्छे इंसान नहीं है। तो अच्छाई का पैमाना पार्टियों के समर्थक होने से तय होता है क्या? ये दर्शाता है कि आप कितने अल्प बुद्धि के इंसान हैं दोस्त। है, थोड़ा यार ब्रॉड सोचिए। एक अध्यापक कभी पार्टी पक्ष का हो ही नहीं सकता, और अध्यापक यदि कभी पार्टी पक्ष का हुआ तो मैं ये कहूंगा कि वो अध्यापक के लिए सही नहीं है। ठीक है, पर अध्यापक को राजनीति करनी चाहिए, अध्यापक को बच्चों के अंदर मोरलिटी सिखानी चाहिए। इस कक्षा में आप में से बहुत सारे लोग हर पार्टी पक्ष के असमर्थक होंगे, मैं भी किसी पार्टी पक्ष का समर्थक रहूं हुआ होऊंगा, लेकिन हालांकि मैं अगर वास्तविक स्थिति में बात करूं तो मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। पहली बात तो ये। फिर भी आप में से कोई ना कोई लोग किसी ना किसी पार्टी के समर्थक होंगे, तो मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं कि आपने उस पार्टी के समर्थक होने के लिए कुछ चुनाव किया होगा। तो लोकतंत्र किसको कहते हैं कि जहां पर हम सबको स्वतंत्रता है अपने चुनाव की, कि भाई हम क्या चाहते हैं, किस पार्टी को चाहते हैं हम। तो थोड़ा ब्रॉड सोचना है, थोड़ा ब्रॉड, इतना कमजोर नहीं सोचना है। ठीक है, आपके दोनों ही बातों का कोई आधार नहीं है दोस्त। थोड़ा सा मानसिक रूप से विकसित होना है। ब्रिटेन जो कि पहले यूरोपियन यूनियन में था, ब्रिटेन 2020 में यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया। और यूरोपियन यूनियन से जब ये बाहर आया तो इस घटना को कहते हैं BR फॉर ब्रिटेन, और एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो बहुत बार पूछा जाता है विश्व इतिहास में ब्रेग्जिट की घटना क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाना।
ठीक है, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाना। यूरोपियन यूनियन को यूरोपियन यूनियन को 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। वर्तमान में इसके अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन है। अगले संगठन पर आते हैं, नाटो। अपने घर की एक बात आपको बताता हूं, छोटी सी जीवन की सीख देने का प्रयास मैं आपको हमेशा करता हूं, ठीक है भैया? अगर आप भाजपा समर्थक नहीं होते तो आप उत्तर प्रदेश पेपर, क्या कह रहे हैं, यदि सर आप भाजपा के समर्थक होते तो आप उत्तर प्रदेश पेपर लीक पर इतनी खुली कार्रवाई नहीं करते। अब इनको कौन समझाए, इनको यही तो समझाओ। ठीक है, आइए छोटा सा संगठन और पढ़ते हैं आज, नाटो। अभी जब रूस यूक्रेन वॉर हुआ था, तो रूस यूक्रेन वॉर आपने जाना कभी एक स्टूडेंट होने के नाते कि रूस यूक्रेन वॉर के होने का जो मेन कॉज था, जो रूट कॉज था, जो मूल कारण था, वो क्या था? आप सबको पता होना चाहिए। यूक्रेन कहां पे शामिल होना चाह रहा था? नाटो में। अब यूक्रेन नाटो में इसलिए शामिल होना चाह रहा था क्योंकि रूस की सीमा पर है यूक्रेन, दोनों बॉर्डर पर हैं। यूक्रेन को पता था अगर मैं नाटो में शामिल हो गया तो नाटो के देश क्या कहते हैं कि नाटो के देश जो आपस में होंगे उनमें से किसी भी एक देश पर हुआ अटैक नाटो के सदस्य पर हुआ अटैक माना जाएगा, यानी बाकी सदस्यों पर भी हुआ अटैक वो माना जाएगा, और उसके लिए हम इकट्ठे लड़ेंगे फिर। तो क्रोएशिया सोच रहा था कि यूक्रेन सोच रहा था कि मैं अगर आपका नाटो का सदस्य बन गया और कल को रूस बॉर्डर्स के लिए मुझ पे वॉर करेगा तो नाटो कंट्रीज मेरे साथ रहेंगे। ओके, तो नाटो क्या है? ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई। अब तक हम जो संगठन पढ़ रहे थे उनमें नाटो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तब तो इसमें 12 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इसके अध्यक्ष मार्क रूटे हैं और इसमें सदस्य हैं 32। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है, बहुत महत्वपूर्ण। 32वां देश कौन बना है? स्वीडन बना है। 31वां था इसका फिनलैंड। इसमें भी यूएन की तरह 4 ऑर्गन्स हैं, इनको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। परिषद, उप परिषद, एक डिफेंस कमेटी है कि भाई रक्षा हम कैसे करेंगे, और सैनिक कैसे होंगे, और इसमें उन सभी देशों के सैनिक होते हैं जो इसके सदस्य होते हैं। तो 32 के 32 देश कहते हैं कि हम में से किसी भी एक देश पर अगर अटैक हुआ तो वो उन एक भी देश पर हुआ तो 32 देश पर अटैक माना जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया बेटा। स्कैम जो होता है ना, कोई भी जो धांधली होती है वो हमेशा कमीशन का फेलियर होता है, बोर्ड का फेलियर होता है। उसके लिए आप कभी भी अध्यापकों को जिम्मेदार मत बनाना। आपको बड़ी शांति से सोचना है कि भाई इस स्कैम के लिए जिम्मेदार कौन है, और हर एक भर्ती में कितने स्टूडेंट्स बैठते होंगे? 50 लाख। लेकिन जब हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम सब टीचर्स की आपस में बात हुई, जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर बच्चों की संख्या जो थी वो 20,000 थी। 20,000 फॉर्म भरे गए थे, 50 लाख, यानी कि खुद बच्चे ही अपनी आवाज नहीं बन पा रहे हैं। आपको पता है 50 लाख आवाजें अगर इस देश के सोशल मीडिया पर उठ जाएं, ट्विटर, 50 लाख भी छोड़िए आप, मैं कहता हूं इसका 10%, 5 लाख आवाजें, 5 लाख बच्चा अगर एक्टिव हो जाएगा तो एक दिन में आपका, मैं ये कह रहा हूं कि 5 करोड़ से ज्यादा ट्वीट कर देगा, और ग्लोबली देखा जाएगा वैश्विक रूप से। लेकिन स्टूडेंट्स को अपनी पावर ही नहीं पता, ताकत ही नहीं पता है। वो अध्यापकों को सहारा ढूंढते रहते हैं, गुरुजी हमारा कैंपेन चलाइए। मैं कह रहा हूं किसी गुरुजी की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप सामूहिक रूप से सब लोग, इसमें अध्यापकों का कार्य होता है मार्गदर्शन देने का। अध्यापक आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आप इस तरह से अपनी आवाज उठाइए। कोई भी स्कैम है और आपको लगता है कि स्कैम इतनी आसानी से रुक जाएंगे? स्टूडेंट्स बेचारे इतने परेशान हैं, मेहनत करने वाले छात्र बहुत परेशान हैं। नहीं रुकता क्योंकि सिस्टम में लोग ही ऐसे बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से उनको तो उन स्टूडेंट्स के इमोशंस की थोड़ी सी भी कदर नहीं है। वे थोड़ी भी कदर होते हैं और सोच पाते इस बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसे धनाढ्य लोगों को, क्योंकि उनके खुद के बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कभी करते नहीं। उनके बच्चे तो आपका या तो बिजनेस करते हैं या आपका ऐसे आयोग के लिए, वो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां आपका करप्शन है ही नहीं। स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है, उसकी वजह से करप्शन होने के भी चांसेस बहुत होते हैं। कहते हैं यूपीएससी में स्टूडेंट्स कम है इसलिए करप्शन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे
अब जैसे यूपी पुलिस का पेपर हुआ दोबारा, तो नहीं हुआ ना लीक, गवर्नमेंट ने ही तो व्यवस्था की उसकी। और जो पहली बार वो लीक हुआ तो फेलियर किसका माना जाएगा? तब भी गवर्नमेंट का फेलियर माना जाएगा, सरकार इसमें सफल नहीं रही। तो सरकार चाहे तो अंकुश लगा सकती है। ठीक है, आगे आएंगे। 32वां स्वीडन, इसके 4 अंग हैं, 4 अंग हैं। सार्क पर आते हैं, द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको मार्क करेंगे और कम से कम 2 बार बोलेंगे अभी देख के। द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, द साउथ एशिया, द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया का मतलब दक्षिण एशिया के देश, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एक संघ, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, और कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। देखो 2 वर्ड होते हैं, एक तो कॉरपोरेशन, बहुत सारे बच्चे फुल फॉर्म जब इसकी आती है तो एक ऑप्शन आता है कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का मतलब होता है संगठन, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। जैसे बोलते हैं ना भैया थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, कोऑपरेट कर लीजिए का क्या मतलब होता है? मेरा थोड़ा सा सहयोग कर लीजिए, है ना। स्थापना जो हुई इसकी 8 दिसंबर 1985 को हुई ढाका में। कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। सार्क के मुख्यालय और सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को। तो जो इसका सेक्रेटरिएट बना, मुझे बताएं इसमें कितने वर्षों का अंतर है? क्या 1985 में सार्क का अपना जो हेडक्वार्टर है वो बन गया था? अंतर देख के बताएं कितने वर्षों का अंतर हो गया भैया? 2 वर्षों का। सदस्य देश कितने हैं सार्क में? ये 8 हैं। इनको हम बोलते हैं एमबीबीएस पानी। क्या बोलते हैं इनको? एमबीबीएस पानी। एमबीबीएस कर ली पानी पी के। तो एम से होता है मालदीव। भैया एम से तो म्यांमार भी है भारत का पड़ोसी देश, तो हम उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? देखो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे याद रखना है। कैसे वो कंफ्यूजन दूर करेंगे आप? कैसे देश हैं दक्षिण के? तो भारत का दक्षिण किधर है? नॉर्थ और साउथ। तो दक्षिण में मुझे बताओ, एम से एक तो यहां पर म्यांमार है, तो कैसे याद रखेंगे भैया? म्यांमार नहीं है M4, और मालदीव ही होगा M4, ये हमको कैसे याद रखना है? तो इसमें कौन सी कंट्रीज है? साउथ वाली, तो म्यांमार नहीं होगा। हम सब करके बताएं जी भैया, हम याद रखेंगे। क्या बोलेंगे? M4 मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है भारत का पड़ोसी, श्रीलंका है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। अभी मैंने आपको ऑब्जर्वर कंट्रीज या सुपरवाइजर कंट्रीज के नाम बताए थे कि ये बदलते रहते हैं, इनकी सिर्फ संख्या याद रख लेनी है। ये सिर्फ इस बात के लिए है कि सार्क अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। इनके जो नंबर है या नाम है वो बदलते रहते हैं। सार्क की स्थापना ढाका में हुई थी, और पहला सम्मेलन भी कहां पर हुआ था? ढाका में। जो इसका पहला कॉन्फ्रेंस था वो कहां पर हुआ था दोस्त? वो ढाका में हुआ था। ओके। ज्योति सिंह कह रही हैं अफगानिस्तान की राजधानी है ढाका। बेटा तुम जैसे दिमाग की वजह से मारा जाता है बच्चा। भारत के पड़ोसी देश भी मैं आपको करवा चुका हूं, उनकी राजधानी भी, और ये तो इतना कॉमन प्रश्न है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है बच्चे। ढाका बताइए किसकी ढाका बताइए किसकी राजधानी है? सार्क के वर्तमान महासचिव गुलाम सरवर हैं। सार्क के पहले महासचिव हैं अबुल एहसान, जो बांग्लादेश के हैं। पहले भारतीय महासचिव हैं सीलकांत शर्मा, सीलकांत शर्मा। और ठीक है, ये पहले इंडियन बने थे, इंडियन सीलकांत शर्मा। ओके। वर्तमान में गुलाम सरवर हैं। इनको याद रखने की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या कभी कोई भारतीय भी बना था? हाँ जी। देखो सार्क कंट्रीज जो 8 देश हैं, इन्होंने अपना यूनिवर्सिटी भी बना रखा है। ठीक है, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कभी भी मैं आपसे पूछूंगा। 16 तारीख से प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं, आप सब जानते हो। हम सब करके बताएं तो वहां पे ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, अब तक आपने थ्योरी सेगमेंट में जिन भी टीचर से जो सीखा है, वहां पर मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे। 16 तारीख से 3 बजे 3 बजे 30 प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ, 16 से। यूट्यूब पर होंगे, यूट्यूब पर होंगे। 16 दिसंबर से 3 बजे होंगे। डेली जो हम उसमें क्वेश्चंस करने वाले होंगे, वो हम 20 से 25 क्वेश्चन उसमें डेली करेंगे। ठीक है। और जो ये 20 से 25 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, एक्सप्लेनेशन बहुत सारा होगा, और डेली टारगेट रहेगा लगभग 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 200 क्वेश्चन रिवाइज करने का, और एग्जाम के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट कि भाई पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो डेली 200 क्वेश्चन तैयार करने का एक टारगेट रहेगा। 30 दिन में हम लगभग 6000 क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से तैयार करा दूंगा।
इसमें मैं ये भी ध्यान दूंगा आपका, आपके पीडीएफ को पढ़ के बाकी सब्जेक्ट के, कि कहीं किसी सब्जेक्ट में कोई ऐसा बिंदु, मुख्य बिंदु छूट तो नहीं गया है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो सब हम कवर कर लेंगे। मेन सिलेबस जब हम पढ़ते हैं थ्योरी का, तो बहुत सारी चीज़ों को हम कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे वैश्विक इतिहास की कुछ घटनाएं हो गई या अन्य बिंदु हो गए, तो वो सब मैं प्रैक्टिस सेट में हमेशा कवर कर देता हूँ। पिछले जीडी के, उससे पिछले जीडी के, उससे पिछले जीडी के, रेलवेज के, उससे पिछले रेलवेज के, अभी आपका हाल ही में आरपीएफ हुआ, ठीक है, या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप सब जानते हैं कि हमारा प्रैक्टिस सेशन कितना किफ़ायती बच्चों के लिए रहा है ना। तो वो बहुत हेल्पफुल बच्चों के लिए हमेशा रहता है। बस ये है कि मुझे गाना बजाना नहीं आता थोड़ा इतना अंतर है। ओके। सार्क विश्वविद्यालय दिल्ली में और पाकिस्तान में फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना की गई। आसियान दोस्त हम कल से पढ़ेंगे। यहां तक की चीजों को आराम से याद रखना, और याद रख लेना, हम अपने प्रैक्टिस सेशन में जो भी चीजें करेंगे वो एक ऑर्डर से करेंगे। यानी पॉलिटी में जब क्वेश्चन होंगे ना, तो पहले प्रियम्बल से क्वेश्चन होंगे, फिर आपका नागरिकता से होंगे। जब नागरिकता में मैं आपको सोचूंगा कि चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से आपको नोट करा दी हैं, तो उसके बाद में बस आप आंसर देने के लिए तैयार रहना, जो आपको याद हो ना आसान प्रश्न फटाक बोलना बैठे बैठे, है ना। बहुत अच्छे से अपने जो भी साथी हैं उनको भी बताना कि भाई हम एक प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं। क्रम से चलेंगे, उसमें से हिस्ट्री में आपका मीडिएवल या एंशिएंट, एक मतलब ऑर्डर से चलेंगे। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, ऐसे क्रम से चलेंगे। ऐसे नहीं कि कहीं से क्वेश्चन उठा लिया और आपका वो टॉपिक कवर ही नहीं किया, है ना, फिर कल को क्वेश्चन कहीं और से उठा लिया। ज़्यादातर प्रैक्टिस सेशंस में यही होता है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया, अपने प्रश्न में खुद चुनाव करता हूँ, अपने प्रश्न में खुद चुनता हूँ, और उनकी हम सही व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। जब लोग इस काम को टीम से कराने लगते हैं, तो टीम को कभी पता ही नहीं होता कि बच्चों के लिए क्या कैसे कराना है। अभी एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का डाल दिया, अभी एक हिस्ट्री का आ गया, तुरंत आ गया, तुरंत स्टैटिक का आ गया, फिर एक हिस्ट्री का आ गया, है ना। एग्जाम पैटर्न पर नहीं, हमको चीज़ें रिवाइज करनी होती है एक ऑर्डर में। ओके बॉस, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।